हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना एक नया चैप्टर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जैसा कि नेम से क्लियर हो रहा है, ऐसा मोशन जिसमें कोई भी बॉडी या कोई भी पार्टिकल जिस पाथ में चलता है वो पाथ कैसा होता है, सर्कुलर। तो देखिए मोशन आप लोगों ने काइनेमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, 1D मोशन, 2D मोशन। 1D मोशन किस तरह से पढ़ा था आप लोगों ने, जैसे कि मोशन अंडर ग्रेविटी। किसी भी पार्टिकल को जब किसी हाइट से छोड़ते थे तो वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए आता था, वो 1D मोशन था। प्रोजेक्टाइल मोशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब पार्टिकल को किसी एंगल पे थ्रो करते थे तो वो पैराबोलिक पाथ पे चलता हुआ जाता था, तो वो मोशन कैसा था, 2D मोशन, यानी कि मोशन इन अ प्लेन। सिमिलरली सर्कुलर मोशन भी किस तरह का मोशन है, 2D मोशन। क्यों ऐसा बोला जाता है, क्योंकि जब सर्कुलर पाथ बनेगा यानी कि जब सर्कल बनेगा तो सर्कल डेफिनेटली किस में बनेगा, प्लेन में। तो सर्कुलर मोशन बेसिकली अगेन इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन अ प्लेन और 2D मोशन। चलिए अब कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो डेली लाइफ में आप डील करते हैं, वो एग्जांपल्स हम लोग आगे देखते हैं। ये सिचुएशन आप लोगों ने देखी होगी, जब भी कोई कार किसी चौराहे पर या किसी सर्कल पे घूमती है तो उसका मोशन कैसा होता है, सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें कि सन के अराउंड जब अर्थ रिवॉल्व करती है तो वो भी नियरली सर्कुलर पाथ में घूम रही होती है, तो ये एग्जाम्पल भी किसका हो गया, सर्कुलर मोशन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो सिचुएशन है, इसे पहली बात तो हम लोग बोलते हैं कॉनिकल पेंडुलम। क्या होता है, इसमें एक स्ट्रिंग से किसी पार्टिकल को बांध करके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके छोड़ दिया, तो पार्टिकल इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमता है। तो यहां पे भी पार्टिकल का पाथ सर्कुलर है, तो ये भी एग्जाम्पल होगा किसका, सर्कुलर मोशन का। तो अभी तक के तीनों एग्जाम्पल्स में आप देख सकते थे कि सर्कल का जो प्लेन था वो कैसा था, हॉरिजॉन्टल। तो कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी पॉसिबल है जहां सर्कल का प्लेन कैसा हो सकता है, वर्टिकल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें आप, ये जो सिचुएशन होगी आप लोगों ने देखा होगा रोलर कोस्टर। कार जो है यहाँ पे एक वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे इस तरह से घूमती हुई जाती है, तो यहां पे जो सर्कल का प्लेन बनता है वो कैसा बनता है, वर्टिकल। तो ये एग्जाम्पल होगा किसका, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। चलिए आगे हम लोग अब स्टडी करते हैं। तो बात करते हैं हम लोग अब सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन की। क्या है डेफिनेशन, देखें आप, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड और मूविंग पॉइंट रिमेन सेम, देन इट्स मोशन इज नॉन एज सर्कुलर मोशन विद रेस्पेक्ट टू दैट फिक्स्ड और मूविंग पॉइंट। चलिए देखें डेफिनेशन एक बार हम लोग समझते हैं। जैसा कि यहां पे आप सर्कल देख रहे हैं, सर्कल का यहां पे हो गया सेंटर। अब मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो इस सर्कुलर पाथ में इस तरह से मोशन कर रहा है, मोशन का सेंस होगा कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देखें ये पार्टिकल जब इस तरह से मोशन करेगा तो यहां से इसकी ये जो डिस्टेंस होगी क्या वो रेडियस के बराबर होगी। वही पार्टिकल मोशन करता हुआ जब किसी अनदर इंस्टेंट पे यहां पे आ जाएगा तो भी उसकी डिस्टेंस सेंटर से जो रहेगी क्या वो रेडियस आर के बराबर रहेगी। तो कोई भी पार्टिकल इस तरह से मोशन करे कि किसी फिक्स्ड पॉइंट से उसकी डिस्टेंस हमेशा अगर सेम है तो वो मोशन कैसा कहलाएगा, सर्कुलर मोशन। आगे देखें क्या क्या यहां पे पॉइंट है। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट इज कॉल्ड रेडियस, उस पार्टिकल की सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। बेसिकली सर्कल के पैरामीटर हैं जो हम लोगों ने यहां पे देखे। आगे देखें अब इस चैप्टर में बेसिकली क्या है, बहुत सारे वेक्टर्स के साथ हम लोग यहां पे डील करेंगे। कुछ एक वेक्टर होंगे लीनियर वेक्टर या पोलर वेक्टर्स, और कुछ एक वेक्टर्स हम लोग यहां पे पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्सियल वेक्टर्स, पर उनको डिटेल में इस चैप्टर में हम लोग अब फर्स्ट टाइम डील करते हैं। तो ध्यान दें, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि कौन सा वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में है, कौन से प्लेन में है, ये आपको अच्छे से विजुअलाइज होना बहुत जरूरी है, तब हम लोग किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो वन बाय वन जो जो वेक्टर आता जाएगा मैं आपको बिल्कुल ध्यान से समझाता जाऊंगा, ध्यान से समझें। सबसे फर्स्ट जो वेक्टर आता है उसे बोलते हैं हम लोग रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर, इस पॉइंट को पहले समझें। रेडियस वेक्टर, वेक्टर अगर बनाना है तो सपोज करें किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल यहां पे है ए पॉइंट पे, तो इस इंस्टेंट पे रेडियस वेक्टर कैसे होगा, सेंटर से उस पार्टिकल की तरफ एक वेक्टर बना देंगे जिसका एरो किस तरफ होगा, टुवर्ड्स द पार्टिकल। तो ये जो वेक्टर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस वेक्टर को। आगे देखें किसी अनदर इंस्टेंट पे जब पार्टिकल इस ए पॉइंट से अनदर पोजीशन बी पे आ जाता है तो अब रेडियस वेक्टर अगेन कैसा बनेगा,
सेंटर से उस पार्टिकल की तरफ क्या बना देंगे, एक एरो। तो रेडियस वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है हमेशा कहां से कहां होती है, फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स द पार्टिकल। ये हो गया रेडियस वेक्टर। आगे देखें, नेक्स्ट और वेक्टर आता है एक वेलोसिटी वेक्टर, लीनियर वेलोसिटी, जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। काइनेमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी कोई पार्टिकल या बॉडी किसी कर्वी लीनियर पाथ पे चलती है तो किसी भी स्टैंड पे जो उसकी वेलोसिटी होती है वो टेंजेंट के अलॉन्ग बनाई जाती है। तो अब आप देखें यहां पे वेलोसिटी वेक्टर किस तरह से बनेगा। देखें, पार्टिकल किसी स्टैंड पे अगर इस ए पोजीशन पे है तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो इस पॉइंट पे अलोंग द टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ की जाएगी। तो पहले तो टेंजेंट बनाएंगे, अब एरो किस तरह से लगाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज साइंस में घूम रहा है तो एरो भी इसी साइंस में लग जाएगा। तो ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर वी वेक्टर। किसी इंस्टेंट पे सपोज करें पार्टिकल यहां पे आ गया तो इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कैसी होगी, इस पॉइंट पे ड्रॉ कर देंगे टेंजेंट, और एंटी क्लॉकवाइज साइंस में घूम रहा है तो एरो इस तरह से लग जाएगा। तो दूसरी तरह का वेक्टर कौन सा हो गया, वेलोसिटी वेक्टर, और जिसे हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो नेक्स्ट पॉइंट में अब आप देखें डायग्राम, जो फेयर डायग्राम है इसे आप नोट कर सकते हैं। यहां पे आपको दो वेक्टर दिखाए गए हैं, एक रेडियस वेक्टर और एक टेंजेंशियल वेलोसिटी वेक्टर। ध्यान दें, रेडियस और टेंजेंट के बीच में सर्कल के लिए जो एंगल होता है वो हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। यानी कि जो दोनों वेक्टर होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारा खेल जो है बेसिकली यहाँ पे वेक्टर्स का है, कौन कौन से वेक्टर्स के बीच में कितना कितना एंगल है ये आपको बहुत अच्छे से पता होना जरूरी है। दो तरह के वेक्टर्स हम लोगों ने देखे, रेडियस और वेलोसिटी, दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। मान लीजिए क्वेश्चन में आ जाए फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ रेडियस वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। तो हमें पता है कि भाई सर्कुलर मोशन में दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है और दो ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो ये हमें पता होना जरूरी है कि एंगल कितना होता है। बात करें टेंजेंशियल वेलोसिटी की तो उसके लिए ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। क्या हम लोग लिखेंगे, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज अलोंग द टेंजेंट कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें, सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ 2D मोशन और मोशन इन अ प्लेन, जो कि मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। लास्ट जो 5th नंबर का पॉइंट है इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पॉइंट क्या है पहले आप समझें। देखिए सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी है क्या वो अलोंग द टेंजेंट है। तो जब पार्टिकल किसी इंस्टेंट पे यहां पे है तो वेलोसिटी इस तरफ, अनदर इंस्टेंट पे अगर पार्टिकल यहां पे आ जाएगा तो क्या वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट इस तरफ हो जाएगी। तो सर्कुलर मोशन में आप देख सकते हैं कि अलग अलग इंस्टेंट पे जब पार्टिकल की पोजीशन अलग अलग होगी तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है क्या वो भी टाइम के साथ चेंज होती जाएगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अगर चेंज हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, चेंज होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है, बिकॉज हर एक इंस्टेंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो इस मोशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन मौजूद है। तो फाइनली क्या पॉइंट निकल करके आता है कि सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन हमेशा मौजूद होता है। तो सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो अब ये पॉइंट आप लोग अच्छे से नोट कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज वेरी, सो ड्यू टू वेरिएबल वेलोसिटी सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग यहां पे सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में डायग्राम और ये आपको ऑप्शंस गिवन है। क्या क्वेश्चन है हम समझें। अ पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, देन फाइंड इट्स पोजीशन इन क्वाड्रेंट एट द इंस्टेंट व्हेन द वेलोसिटी इज। ये आपको 4 अलग अलग वेलोसिटी गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये जो वेलोसिटी है वी आई कैप प्लस वी जे कैप, जब ये वाली वेलोसिटी है तो पार्टिकल इन चारों में से कौन से क्वाड्रेंट में है। जब सेकंड ऑप्शन की वेलोसिटी है तो अगेन पार्टिकल इनमें से कौन से क्वाड्रेंट में है। थर्ड ऑप्शन की वेलोसिटी है तो पार्टिकल कौन से क्वाड्रेंट में है। फोर्थ ऑप्शन की वेलोसिटी है तो पार्टिकल कौन से क्वाड्रेंट में है। तो क्वाड्रेंट हमको फाइंड करना है। आप चाहें तो इसके एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके मैं आपको उसके बाद उसके एक्सप्लेन करता हूं। देखें अब कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ एक स्टूडेंट ने क्या किया होगा, आप लोग देख रहे होंगे कि प्लस वी आई कैप प्लस वी जे कैप दोनों पॉजिटिव हैं,
तो कुछ एक स्टूडेंट ने सोचा होगा कि ये जो वेलोसिटी है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। पर इसका जो आंसर है वो ऐसे नहीं निकाला जाएगा, ये आंसर रॉन्ग होगा। कैसे निकाला जाएगा देखें समझें। जैसा कि हम लोगों ने बोला कि भाई वेलोसिटी जो है वो टेंजेंट के लॉन्ग होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब होगा, सपोज करें पार्टिकल यहाँ पे जब होगा तो वेलोसिटी क्या टेंजेंट के लॉन्ग होगी, इस तरह से होगी। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है तो क्या एरो इस तरह से लगेगा। अब ये हो गई वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की ये वेलोसिटी इन चारों में से कौन सी है ये हमें चेक करना है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे वेक्टर्स रिजोल्यूशन परफॉर्म करेंगे। किस तरह से कर सकते हैं, इस वेक्टर के अगर मैं कंपोनेंट करूं तो इस वेक्टर के कंपोनेंट करने के लिए आप देख सकते हैं कि इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा जो कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, और वहीं इसका दूसरा कंपोनेंट आएगा जो कि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होगा। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की ये जो वेलोसिटी है ये इस तरह की वेलोसिटी है जिसका एक्स कंपोनेंट तो नेगेटिव है और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है। तो यानी कि ये एक ऐसी वेलोसिटी है जिसका एक्स कंपोनेंट नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है और वाई कंपोनेंट कैसा है, पॉजिटिव। यानी कि जब माइनस वी आई कैप प्लस वी जे कैप होगी तो पार्टिकल कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इस तरह से हम लोग पहले टेंजेंट ड्रॉ करके वेलोसिटी बनाएंगे, रिजोल्यूशन करेंगे, फिर क्वाड्रेंट फाइंड करेंगे। चलिए आगे की प्रैक्टिस और करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, यहां पे होगा तो टेंजेंट के अलोंग इस तरह वेलोसिटी आएगी। अब कंपोनेंट करना आपको आना चाहिए। इस तरह से देखेंगे तो एक्स कंपोनेंट जो बनेगा वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में और वाई कंपोनेंट भी अब की बार नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो ऐसी वेलोसिटी जिसका एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट नेगेटिव हैं, कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस इंस्टेंट पे पार्टिकल कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। चलिए थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। यहां पे वेलोसिटी अगेन टेंजेंट के लॉन्ग इस तरह से बनेगी। रिजोल्यूशन करेंगे तो एक कंपोनेंट नेगेटिव वाई के लॉन्ग और एक्स कंपोनेंट आपकी बार पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग। तो ऐसी वेलोसिटी जिसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव और वाई कंपोनेंट नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, कौन सा ऑप्शन हुआ, फोर्थ ऑप्शन। तो ये जो वेलोसिटी होगी तब पार्टिकल थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो बची हुई जो वेलोसिटी होगी उसमें पार्टिकल कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए, फोर्थ में। चेक कर लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब होगा तो वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग इस तरह, एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव और वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव। तो ऐसी वेलोसिटी जिसका एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव है, कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन। तो इसके अकॉर्डिंग पार्टिकल यहां पे कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से हम लोग यहां पे क्या फाइंड कर सकते हैं, क्वाड्रेंट फाइंड कर सकते हैं। चलिए काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब आप देखें जिस तरह से काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में आप लोगों ने पैरामीटर्स पढ़े होंगे लाइक पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसी तरह के पैरामीटर्स हम लोग यहाँ पे सर्कुलर मोशन में भी पढ़ने वाले हैं। ध्यान दें पैरामीटर्स जो हैं उनके प्रिंसिपल, उनके कंसेप्ट, फॉर्मूलाज सब सेम है, बस पैरामीटर वहाँ आपने लीनियर पढ़े थे और यहाँ पे हम लोग एंगुलर पढ़ेंगे। जैसे वहाँ पे आपने पोजीशन पढ़ी थी, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर पोजीशन। वहाँ पे आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, या हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वहाँ आपने वेलोसिटी पढ़ी थी, यहाँ पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी। वहाँ एक्सेलरेशन पढ़ा था और यहाँ पढ़ेंगे हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन। तो वन बाय वन हम लोग सारे पैरामीटर्स पढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंगुलर पोजीशन की। क्या होती है पहले आप समझें। देखो जैसे मान लीजिए ये सर्कुलर मोशन में ये बना दी हम लोगों ने रेफरेंस लाइन, ये एक रेफरेंस लाइन हो गई। किसी इंस्टेंट पे सपोज करें पार्टिकल यहां पे है, तो पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन कैसे दी जाएगी, हम क्या करेंगे, सेंटर से रेडियस वेक्टर बनाएंगे। ये रेडियस वेक्टर है। एक चीज और समझ लें, सर्कल का जो सेंटर है अगर वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे ही है तो जो रेडियस वेक्टर है वही पार्टिकल का बन जाएगा पोजीशन वेक्टर। तो बेसिकली एंगुलर पोजीशन कैसे बताई जाती है कि पार्टिकल का किसी इंस्टेंट पे जो पोजीशन वेक्टर है वो रेफरेंस लाइन के साथ जो एंगल बनाता है थीटा, उस थीटा एंगल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उस पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन। तो जो प्रॉपर डायग्राम है वो आप ये कॉपी कर सकते हैं। देखें आप, दिस इज द रेफरेंस लाइन। किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल यहां पे है तो पार्टिकल का हमने क्या बना दिया, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का रेफरेंस के साथ जो एंगल है थीटा, उस थीटा एंगल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर
पोजीशन। चलिए बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है देखें, समझें आप, समझना। जैसे कि मान लीजिए ये सर्कल हो गया, इमेजिन करें ये सर्कल हो गया, किसी स्टैंड पे पार्टिकल है, यहां पे पार्टिकल है, तो ये हो गया पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर जो भी हम लोगों ने बनाया। अब पार्टिकल जैसे जैसे सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, क्या पोजीशन वेक्टर भी उस पार्टिकल के साथ में घूमता जाएगा? तो किसी टाइम इंटरवल में पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर ने जो एंगल ट्रेस किया, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कैसे फाइंड करते हैं देखें, समझें आप। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा जो कि किसी टाइम इंटरवल डेल्टा टी में ट्रेवल हुआ है, कैसे निकाला जाता है? थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। जस्ट लाइक आप लोगों ने वहां पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। कैसे फॉर्मूला आया, डायग्राम से समझते हैं। देखें आप, लेट स्टार्टिंग में इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की थी ए, पार्टिकल किसी इंस्टेंट पे ए पे था, तो जब वो ए पे था तो इस रेफरेंस लाइन के साथ जो एंगल बना रहा था वो कितना एंगल बना रहा था? थीटा इनिशियल। अब ए पॉइंट से चलता हुआ पार्टिकल कहां पे आ गया? बी पॉइंट पे। तो पोजीशन वेक्टर ने जो एंगल ट्रेस किया ए से लेके बी तक, वो एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। फाइंड कैसे करेंगे? बी पोजीशन पे आया तो रेफरेंस के साथ जो एंगल है वो कौन सा हो गया? थीटा फाइनल। तो इनिशियल एंगुलर पोजीशन होगी थीटा इनिशियल, फाइनल एंगुलर पोजीशन होगी थीटा फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इन दोनों के बीच में बना हुआ ये एंगल। तो ये जो एंगल डेल्टा थीटा है इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कैसे फाइंड कर सकते हैं आप? देख सकते हैं थीटा फाइनल में से थीटा इनिशियल को क्या कर दें? माइनस, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। चलिए नोट एक यहां पे आप लिख सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो रेफरेंस लाइन पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली डिफरेंस है, तो डिफरेंस हमेशा वही आएगा, आप रेफरेंस लाइन कहीं पे भी लें। रेफरेंस लाइन पे डिपेंड करेगी एंगुलर पोजीशन, पर एंगुलर पोजीशन का डिफरेंस रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो दिस इज अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलिए कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट यूनिट। तो जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? रेडियन। रेडियन जैसा कि एंगल है तो एंगल को हम लोग रेडियन में मेजर कर सकते हैं। कुछ अनदर यूनिट्स क्या हो गई भाई? डिग्री, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन में भी बताया जा सकता है। 2 पाई रेडियन जब एक रिवॉल्यूशन करेगा तो कितना डिग्री चलेगा? 360 डिग्री, और रिवॉल्यूशन कितना होगा? 1 रिवॉल्यूशन। तो यूनिट्स में आपस में रिलेशन हो गया। आगे देखें, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। थर्ड जो पॉइंट है इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या पॉइंट में लिखा है पहले आप समझें भाई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी तो है, पर जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लार्ज एंगल होगा तो उसे हम लोग वेक्टर नहीं बोलेंगे, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब बहुत छोटा होगा, वेरी स्मॉल एंगल होगा, उसे हम लोग वेक्टर बोलेंगे। क्यों ऐसा होता है? अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या आंसर देंगे कि लार्ज एंगल जो है उसके बाद डायरेक्शन तो है, पर वेक्टर एडिशन के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। बट वेरी स्मॉल एंगल जो है वो वेक्टर एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसलिए वो वेक्टर है। ये पॉइंट आप लोगों ने वेक्टर्स चैप्टर में भी पढ़ा होगा। तो क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? आप समझें, θ1 θ2 ये है बेसिकली लार्ज एंगल, dθ1 dθ2 ये है बेसिकली वेरी स्मॉल एंगल। तो लार्ज एंगल की बात करें तो θ1 प्लस θ2 इज नॉट इक्वल टू θ2 प्लस θ1, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हुई, तो ये क्या हुए? स्केलर्स। वेरी स्मॉल एंगल में dθ1 प्लस dθ2 इक्वल्स टू होता है dθ2 प्लस dθ1 के। यहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, इसलिए ये क्या हो गए? वेक्टर। तो एक्सप्लेनेशन तो आपको यही देना है, पर प्रैक्टिकली अगर इसको प्रूव करना है तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है, ये मैं आपको समझाता हूं। देखें, जैसे कि मान लीजिए सिचुएशन देखें पहले लार्ज एंगल की, ये लार्ज एंगल की देखें। सपोज करें पहले हम लोग करना चाह रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, फिर बाद में हम लोग करना चाह रहे हैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो सिचुएशन है मोबाइल की आप देखें, पहले मैंने लार्ज एंगल सपोज करें 90 डिग्री हम लोग लेते हैं, 90 डिग्री को किया पहले हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ऐसा हो गया। फिर 90 डिग्री किया मैंने इसको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये ऐसा हो गया। दोबारा देखें क्या सिचुएशन थी, पहले किया हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, फिर किया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो सिचुएशन ये वाली आ गई। अब इक्वल्स टू किस तरफ चलें, तो θ2 पहले है, यानी कि पहले वर्टिकल करना है फिर हॉरिजॉन्टल करना है, तो वहीं से स्टार्ट होते हैं। अब पहले वर्टिकल करेंगे 90 डिग्री,
फिर हॉरिजॉन्टल करेंगे 90 डिग्री। तो दोनों सिचुएशन जो है वो सेम नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हुई। वही बात करें वेरी स्मॉल एंगल्स की, लेट लेस देन 5 डिग्री, 3 डिग्री एंगल हम लोग लेते हैं। अब आप समझे दोनों में, पहले हम लोग करते हैं 3 डिग्री हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, फिर 3 डिग्री वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ये सिचुएशन हो गई। सेकेंड सिचुएशन में क्या करेंगे, आपकी बात पहले वर्टिकल करेंगे, तो 3 डिग्री पहले वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और 3 डिग्री हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि जो फाइनल आंसर आया क्या वो दोनों सेम आए। तो लेस देन जब 5 डिग्री होगा यानी कि वेरी स्मॉल एंगल होंगे तो वहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। चलिए आगे देखें। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन जो होती है बेसिकली वो दी जाती है किससे, राइट हैंड थंब रूल से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एक एक्सियल वेक्टर है, तो डायरेक्शन अब किस तरह से दी जाती है समझें। जैसे कि मान लीजिए यहां पे एक सेंटर है और सेंटर के अबाउट पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सेंटर से पास होने वाली एक एक्सिस बना दी हम लोगों ने जो कि सर्कल के प्लेन के कैसी है, परपेंडिकुलर। सर्कल हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और एक्सिस कैसे है, वर्टिकल प्लेन में। ध्यान रखें पास कहां से होती है, सेंटर से। तो जब पार्टिकल इस तरह से घूम रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग राइट हैंड थंब रूल से राइट हैंड के फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करेंगे जिस तरह से पार्टिकल घूम रहा है। पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर हमने फिंगर्स कर्ल करी तो थंब किधर आया, अपवर्ड्स डायरेक्शन में। यानी कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन किसके अलोंग होगी, एक्सिस के अलोंग। एक्सिस के अलोंग होगी और फाइंड किस तरह से की जाएगी, राइट हैंड थंब रूल से। अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा होता तो राइट हैंड के फिंगर्स को क्लॉकवाइज कर्ल करते तो थंब किधर आता, नीचे की ओर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होती है, अब ऊपर होगी या नीचे वो राइट हैंड थंब रूल से फाइंड की जाएगी। आगे बात करते हैं हम लोग अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक जनरल सा फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू 2 पाई कैपिटल एन, जहां पे कैपिटल एन किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिवॉल्यूशंस को। एग्जाम्पल से देखते हैं, देखें समझें। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखें आप, फॉर 3 रिवॉल्यूशंस आपको बोला गया कि पार्टिकल ने 3 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट कर लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या करेंगे, 3 रिवॉल्यूशंस के लिए एन की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू सिंपल सी क्या पुट कर देंगे, 3। तो क्या आंसर हो जाएगा, 2 पाई इंटू 3 यानी कि 6 पाई रेडियन। तो 3 रिवॉल्यूशंस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 6 पाई रेडियन। अनदर एग्जाम्पल की बात करूं, सपोज करो आपको बोला गया कि फॉर हाफ रिवॉल्यूशन पार्टिकल ने हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया। अब हाफ रिवॉल्यूशन में अगर बात करूं कैपिटल एन की, तो हाफ रिवॉल्यूशन के लिए एन की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला था वो ये थीटा इक्वल्स टू 2 पाई नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन की जगह क्या पुट कर देंगे, 1/2। सॉल्व कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, पाई रेडियन। तो इस तरह से जो भी आपको रिवॉल्यूशन दिया हुआ है वो आप यहां पे कैपिटल एन की जगह पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। आपको बोला जाए पार्टिकल ने 1/3 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया तो एन की वैल्यू 1/3, क्वार्टर रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया तो एन की वैल्यू 1/4। तो जो भी वैल्यू होगी आप सिंपल से फॉर्मूले में पुट करके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं, या आप कॉपी कर सकते हैं। आगे देखें, बात करते हैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की। क्या होता है, पहले टाइम पीरियड समझें। टाइम पीरियड वो टाइम जो किसी भी पार्टिकल या बॉडी को एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में लगता है। सपोज करें कोई पार्टिकल एक सर्कल 5 सेकंड में कंप्लीट करता है तो टाइम पीरियड हो गया 5 सेकंड। 1 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है तो टाइम पीरियड हो गया 1 सेकंड। तो टाइम पीरियड यानी कि टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी को डिनोट स्मॉल एफ से भी कर सकते हैं और स्मॉल एन से भी कर सकते हैं। क्या होती है इसकी डेफिनेशन, कि यूनिट टाइम में कोई भी पार्टिकल कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट कर ले ये बताता है क्या, फ्रीक्वेंसी को। तो क्या डेफिनेशन होगी, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डिस्क्राइब बाय पार्टिकल पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन वो घूम रहा है वो क्या बताएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी को। क्या फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, आगे देखें। रिवॉल्यूशन पर सेकंड, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं इसको आरपीएस, और एक यूनिट और होती है रिवॉल्यूशन पर मिनट, शॉर्ट में हम लोग उसको बोलते हैं आरपीएम। आरपीएम ये टर्म आप लोगों ने सुनी भी होगी, अपनी कार या बाइक के जो स्पीडोमीटर होता है वहां पे लिखा होता है आरपीएम, या किसी भी मोटर की स्पीड आरपीएम से बताई जाती है। तो ये जो यूनिट्स हैं बेसिकली किसकी यूनिट हो गई, फ्रीक्वेंसी की। आगे देखें, आरपीएस और आरपीएम में रिलेशन क्या है।
1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इक्वल्स टू 60 आरपीएम। कैसे आया देखें समझें। अगर कोई पार्टिकल एक रिवॉल्यूशन 1 सेकंड में कंप्लीट करता है तो डेफिनेटली 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में वो कितनी बार घूम जाएगा, 60 टाइम। तो 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इक्वल्स टू 60 आरपीएम। तो दिस इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। आगे देखें, एक नोट यहां पे आपको लिखना है कि टाइम पीरियड और इस फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या है कि टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/n। अगर आपको किसी की फ्रीक्वेंसी पता है तो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर टाइम पीरियड पता है तो क्या फ्रीक्वेंसी भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये n इक्वल्स टू 1/t। लेट आपको बोला जाए कि कोई पार्टिकल भाई एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में लेता है 2 सेकेंड, तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे हम लोग उसकी, n इक्वल्स टू 1/2। टाइम पीरियड 2 सेकेंड था, t की वैल्यू 2 रख दी, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/2 यानी कि 0.5 यूनिट क्या लगा देंगे, RPS, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अब एंगुलर वेलोसिटी की ओर। एंगुलर वेलोसिटी, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। जिस तरह से काइनेमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा था, वेलोसिटी क्या होती थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यहां एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी भी 2 टाइप की, एक एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और एक इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। सबसे पहले बात करते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी अब फॉर्मूला क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कंप्लीट करने में लगा टाइम। तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। कैसे फाइंड करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए θ2 माइनस θ1 या थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, जो हम लोगों ने प्रीवियसली देखा, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा थीटा से, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t2 माइनस t1 यानी कि डेल्टा t। ध्यान दें जब भी टर्म डेल्टा की होती है तो वहां पे पैरामीटर एवरेज वाला होता है। तो ये तो बात हो गई एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कैसे फाइंड करेंगे। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी में जो डेल्टा टी है इसकी लिमिट टेंड्स टू अगर 0 कर दें तो डेल्टा टी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी में। तो आप लोग क्या देख सकते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी किस में कन्वर्ट हो गया, डी थीटा अपॉन डी टी में। तो ये बात हो गई किसकी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की। चलिए अब एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली एवरेज और इंस्टेंटेनियस तो हम लोगों ने पढ़ ली, इसको थोड़ा सा फील करते हैं। मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज है क्या होती है, देखो समझें। देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई भी बॉडी है या कोई भी पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरह से। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई समझें, किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल यहां पे हो गया तो ये हो गया उसका पोजीशन वेक्टर। अब जैसे जैसे पार्टिकल सर्कल पाथ पे घूमेगा क्या पोजीशन वेक्टर उसके साथ में घूमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई कि भाई पोजीशन वेक्टर जो एंगल ट्रेस कर रहा है वो कितने टाइम में कर रहा है, कितने टाइम में कर रहा है। अगर पार्टिकल जल्दी जल्दी चलता है तो पोजीशन वेक्टर भी जल्दी से घूमेगा। तो पोजीशन वेक्टर कितना तेजी से घूम रहा है, इससे हमें पता लगता है कि एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है या कम। एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा बेसिकली क्या था, ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन टाइम। ओमेगा जो है बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल है। आप समझें कि टाइम, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है डेल्टा थीटा वो कम टाइम में ट्रेवल हो जाए, मतलब तेजी से अगर घूमे, टाइम कम होगा तो क्या एंगुलर स्पीड ज्यादा होगी। और वही पार्टिकल अगर धीरे धीरे चलता है तो जो पोजीशन वेक्टर है क्या वो भी धीरे धीरे घूमेगा। धीरे धीरे घूमेगा तो वही एंगल ट्रेवल करने में टाइम ज्यादा लगाएगा, और जब टाइम ज्यादा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना तेजी से घूमता है। पोजीशन वेक्टर धीरे धीरे घूमेगा, एंगुलर स्पीड कम। पोजीशन वेक्टर तेजी से घूमेगा, एंगुलर स्पीड ज्यादा। चलिए और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें, समझें। जैसे मान लीजिए कोई रोड है जिसपे कोई कार है वो जा रही है। अब अगर मान लीजिए कार को मैं कहीं रोड से दूर खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो जब कार को मैं देखता हूं तो मेरी आइस की जो लाइन ऑफ साइट है, सपोज करें वो एक पोजीशन वेक्टर है, मैं कार को इस तरह से देख रहा हूं।
अब जैसे जैसे कार आगे जाएगी, क्या मेरी गर्दन उस कार को देखने के लिए क्या उसके साथ साथ में घूमेगी? यानी क्या पोजीशन वेक्टर एक एंगल ट्रेस कर रहा है? यस और नो? अब आप समझे, अगर कार की खुद की चलने की स्पीड कम है, धीरे धीरे कार चल रही है, तो मेरी गर्दन क्या धीरे धीरे घूमेगी? यानी कि पोजीशन वेक्टर अगर धीरे धीरे चल रहा है तो मेरे रेस्पेक्ट में उस कार की एंगुलर स्पीड क्या हो गई? कम। तो एंगुलर स्पीड बेसिकली आप क्या बोल सकते हैं कि ऑब्जर्वर की गर्दन घूमने की स्पीड। मान लीजिए सेकंड सिचुएशन में अगर वो कार तेजी से चलने लग जाए 100 किलोमीटर पर आवर से, तो उसको देखने के लिए आपकी गर्दन फटाफट घूमेगी। तो कार की अगर लीनियर स्पीड बढ़ गई तो क्या पोजीशन वेक्टर के एंगल ट्रेस करने की स्पीड भी बढ़ गई? तो उसका उस केस में उसकी एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो एंगुलर स्पीड जो है यहां से पता लगता है कहीं ना कहीं रिलेट करती है पार्टिकल की लीनियर स्पीड से। कार धीरे धीरे चलेगी तो उसको देखने के लिए आपकी गर्दन धीरे धीरे घूमेगी, एंगुलर स्पीड कम। कार तेजी से चलेगी, आपकी गर्दन तेजी से घूम जाएगी। तो पोजीशन वेक्टर तेजी से चलेगा तो एंगुलर स्पीड ज्यादा होगी। तो रिलेशन हम लोगों ने क्या देखा कि एंगुलर स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो एंगुलर स्पीड लीनियर स्पीड पे तो डिपेंड करती ही है, और किस बात पे डिपेंड करती है आप देखें। जैसे कि मान लीजिए वही कार हम लोग लेते हैं, सपोज करें आपकी बार कार की स्पीड 100 किलोमीटर आवर फिक्स है, पर कार जिस रोड पे चल रही है हम लोग रोड से बहुत दूर खड़े होकर ऑब्जर्व करते हैं। तो देखिए, जब कार को आप बहुत दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, कार की चलने की स्पीड बहुत तेज है 100 किलोमीटर पर आवर, पर जब बहुत दूर से देखेंगे तो क्या देखने के लिए आपकी गर्दन बहुत धीरे 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 घूमेगी। तो उस केस में लीनियर स्पीड तो बहुत ज्यादा है, बट एंगुलर स्पीड क्या बहुत कम हो गई? क्यों कम हो गई? क्योंकि आप बहुत दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। सेकंड सिचुएशन में अगर आप रोड के बिल्कुल नजदीक जाके ऑब्जर्व करें, कार की स्पीड अभी भी 100 किलोमीटर पर आ रही है, तो जब बहुत नजदीक ऑब्जर्व करेंगे तो कार फटाफट आपकी आंखों के सामने से निकल जाएगी। तो उस केस में पोजीशन वेक्टर तेजी से घूमा तो एंगुलर स्पीड क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो एंगुलर स्पीड लीनियर स्पीड पे तो डिपेंड करती ही है, इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आप पार्टिकल को कितना दूर से ऑब्जर्व करते हैं। अनदर एग्जाम्पल, प्लेन की बात करें, जैसे प्लेन 1000 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, क्या बहुत ऊपर होता है हमारे से? तो बहुत ऊपर होता है तो उसकी खुद की लीनियर स्पीड तो बहुत ज्यादा है, पर बहुत दूर है तो उसको देखने के लिए हमारी गर्दन क्या बहुत धीरे धीरे घूमती है। तो जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई तो एंगुलर स्पीड कम हो गई। वही प्लेन अगर हमारे सर के ऊपर से निकल जाता तो उसको देखने के लिए क्या गर्दन फटाफट घूम जाती, तो एंगुलर स्पीड क्या हो जाती? ज्यादा हो जाती। तो एंगुलर स्पीड लीनियर स्पीड की तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना दूर से आप ऑब्जर्व करेंगे एंगुलर स्पीड उतनी कम हो जाएगी। मून को हम लोग बहुत दूर से ऑब्जर्व करते हैं, डिस्टेंस इतनी ज्यादा है कि उसको देखने के लिए हमारी गर्दन घूमने की स्पीड ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल होती है। चलिए, ये जो रिलेशन मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली समझाया, इसको बेसिकली हम लोग मैथमेटिकली भी समझेंगे आगे, जस्ट फॉर योर नॉलेज था। चलिए बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी के कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। फर्स्ट पॉइंट बात करें यूनिट, तो ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? रेडियन पर सेकेंड। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया? इट इज एन एक्सियल वेक्टर हुज डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। तो एंगुलर वेलोसिटी भी एक्सियल वेक्टर है। जिस तरह से डायरेक्शन हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की फाइंड की थी राइट हैंड थंब रूल से, उसी तरह से डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की भी फाइंड की जाएगी। एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो अलोंग द एक्सिस ऊपर होगी, क्लॉकवाइज घूमेगा तो अलोंग द एक्सिस नीचे की तरफ होगी। आगे देखें, दो एग्जांपल्स मैंने आपको यहां पे दिखाए हैं। फर्स्ट केस में पार्टिकल कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो थंब किधर आया? ऊपर की ओर, ओमेगा हो गया ऊपर की ओर। सेकंड सेंस में क्लॉकवाइज घूम रहा है तो थंब किधर आया? नीचे की ओर। तो क्लॉकवाइज हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी हो गई डाउनवर्ड्स। इसी डायग्राम में आप देख सकते हैं मैंने यहां पे अब रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर भी साथ में दिखाए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, सारा खेल वेक्टर्स का है। कौन कौन से वेक्टर्स कहां कहां पे हैं यह आपको अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। एक डायग्राम में आप देखें, किस इंस्टेंट पे सपोज करें पार्टिकल यहां पे है, सारे वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं जो अभी तक हम लोगों ने पढ़े। रेडियस वेक्टर हो गया टुवर्ड्स द पार्टिकल, वेलोसिटी वेक्टर हो गया अलोंग द टेंजेंट, ये इस तरह से। रेडियस और वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल? 90 डिग्री। एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो सर्कल के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस, जो कि सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके अलोंग। अब अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ओमेगा किधर हो जाएगा? ऊपर की ओर। तो बेसिकली ओमेगा, वेलोसिटी और रेडियस।
अब इन तीनों वेक्टर को आप देखें तो तीनों वेक्टर बेसिकली म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। रेडियस ऑफ वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर थी, ओमेगा इन दोनों के परपेंडिकुलर क्यों हुआ? क्योंकि ओमेगा तो इस सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो जब सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया तो सर्कल में आने वाले सभी वेक्टर्स के भी परपेंडिकुलर हो गया। तो ओमेगा जो है वो भी रेडियस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो बेसिकली लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस वेक्टर तीनों आपस में कैसे होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। किसी भी दो वेक्टर्स का आपस में अगर डॉट प्रोडक्ट कर दें तो आंसर क्या होगा? 0। अगर आपको बोल दिया जाए फाइंड v वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर, आंसर क्या हो जाएगा? 0। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, डायमेंशन। तो रेडियन पर सेकंड यूनिट थी, तो पर सेकंड है तो डायमेंशन क्या हो जाएगी? t-1। बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी t यानी कि टाइम पीरियड एंड स्मॉल n यानी कि फ्रीक्वेंसी। इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन है वो हम लोग यहां पे समझते हैं। देखें ध्यान से समझेंगे। ओमेगा का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब आप समझें ये जो टाइम है, अगर टाइम ले लिया जाए पार्टिकल के टाइम पीरियड के बराबर, कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम पीरियड को। तो कैपिटल टी यानी कि टाइम पीरियड वो टाइम है जिसमें रिवॉल्यूशन कितना कंप्लीट होता है? 1। तो जब टाइम पीरियड के बराबर होगा तो जो रिवॉल्यूशन होगा वो 1 होगा, तो थीटा कितना हो जाएगा? 2 पाई। तो जब टी की वैल्यू हम लोग कैपिटल टी रखते हैं तो थीटा अपने आप कितना हो जाता है? 2 पाई। तो ओमेगा का क्या फॉर्मूला बन जाएगा भाई? 2 पाई अपॉन टी यानी कि टाइम पीरियड। तो अगर आपको किसी भी पार्टिकल का टाइम पीरियड पता है तो आप उसकी क्या निकाल सकते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। सपोज करें टाइम पीरियड अगर मैं बोल दूं कि टाइम पीरियड है 2 सेकेंड, तो टाइम पीरियड जब यहां पे 2 सेकेंड रखेंगे तो ओमेगा कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय 2 यानी कि पाई, और यूनिट क्या लग जाएगी? रेडियन पर सेकेंड। चलिए आगे देखें। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि t इक्वल्स टू 1/n। तो इसी फॉर्मूले में t की जगह अगर 1/n रख दें तो क्या n ऊपर चला जाएगा? तो ओमेगा का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन आएगा? ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई इंटू स्मॉल n, और स्मॉल n लिखें या स्मॉल f लिखें तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई स्मॉल f। तो ओमेगा और टाइम पीरियड का ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ओमेगा और फ्रीक्वेंसी का ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन भी समझ लें कि ओमेगा जो है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी एंगुलर स्पीड उतनी ज्यादा होगी, और ओमेगा जो है वो टाइम पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम पीरियड अगर ज्यादा होगा, ज्यादा टाइम ले रहा है, मतलब वो धीरे धीरे घूम रहा है, तो घूमने की स्पीड यानी कि एंगुलर स्पीड कम हो जाएगी। चलिए अब एक क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करते हैं, देखें समझें। क्या बोला जा रहा है? अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन कंप्लीट्स 20 रिवॉल्यूशंस इन 4 सेकेंड। 20 रिवॉल्यूशन 4 सेकेंड में कंप्लीट करता है, फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड। तो देखें आप कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। अब आप एंगुलर स्पीड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है? थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उस थीटा को ट्रेवल करने में लगा टाइम। आगे क्या करेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का भी एक फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था? 2 पाई इंटू कैपिटल एन। ध्यान दें कैपिटल एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस को, और स्मॉल एन जो भी हमने देखा फ्रीक्वेंसी, वो रिप्रेजेंट करता है किसको? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड को। दो नंबर डिफरेंस है। तो थीटा का फॉर्मूला लिख दिया 2 पाई एन डिवाइडेड बाय लिख दिया टाइम। अब आप देखें इस फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे। 2 पाई नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने बोले जा रहे हैं? कंप्लीट्स 20 रिवॉल्यूशन। तो जहां पे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है वहां पे तो क्या लिख दिया? 20। कंप्लीट करने का टाइम कितना गिवन है? 4 सेकेंड, वो यहां पे रख दिया। तो कितना आंसर आ जाएगा? इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरह से एंगुलर स्पीड हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये इसका सॉल्यूशन हो गया फेयर में। थीटा बाई टी, थीटा इक्वल्स टू 2 पाई कैपिटल एन बाई टी, कैपिटल एन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो भी गिवन है यहां रख देंगे, कंप्लीट करने का टाइम यहां पे रख देंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए आगे और प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड एंगुलर स्पीड रेडियन पर सेकंड में फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी 10 आरपीएस और 10 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। अब आप देखें अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो ओमेगा निकालने का क्या डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा सकते हैं? 2 पाई स्मॉल एफ।
तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया 2 पाई स्मॉल एफ, एफ की वैल्यू जो गिवन है 10 वो यहाँ पे रख दी, तो आंसर कितना हो गया 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी गिवन है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या फिर अभी जो हम लोगों ने मेथड लगाया वो मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। क्या, थीटा अपॉन टाइम, थीटा की वैल्यू फॉर्मूला क्या 2 पाई कैपिटल एन अपॉन टाइम। चलिए 2 पाई कैपिटल एन, अब आप देखें कैपिटल एन मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन तो कितने हो गए 10, ये 10 रिवॉल्यूशन, वो 10 यहां पे रख दिया। टाइम की बात करें तो टाइम पर सेकंड मतलब कितना सेकंड 1 सेकंड, तो सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा वही आंसर 20 पाई रेडियन पर सेकंड, तो आंसर विल बी सेम। तो दूसरा मेथड यहां फेयर में आप कॉपी कर सकते हैं, ये जनरल फॉर्मूला हो गया, इससे आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए अनदर एग्जाम्पल देखें, f इक्वल्स टू, अब की बार जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी दी हुई है आपको 100 आरपीएम और 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट, किस में फाइंड करना है रेडियन पर सेकंड में। अब करने का मेथड बिल्कुल वही हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टाइम, थीटा का फॉर्मूला 2 पाई कैपिटल एन, कैपिटल एन मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन तो कितना है 100, तो जहां पे कैपिटल एन है वहां पे तो क्या पुट कर दिया 100। टाइम की बात करें तो टाइम कितना है 1 मिनट, और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकंड, तो 2 पाई इंटू 100 बाई 60। ध्यान रहे जितने भी रिवॉल्यूशन है वो यहां लिखने हैं और उसको कंप्लीट करने का टाइम आपको यहां पे लिखना है। सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, सॉल्व कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 10 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकंड। एक चीज आप समझ लें कि आप फाइंड तो कर लेंगे, पर ये जो फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं कि ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाई टी, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है कब, जब किसी भी पार्टिकल या बॉडी की एंगुलर स्पीड कांस्टेंट हो, कांस्टेंट स्पीड से घूमेगा तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्योंकि कभी ना कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्पीड हो सकता है टाइम के साथ बढ़ती जा रही हो या टाइम के साथ कम होती जा रही हो, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कब, जब एंगुलर स्पीड कैसी हो कांस्टेंट। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड। क्लॉक जो हम लोग देखते हैं उसमें सेकंड हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड की जो घूमने की स्पीड यानी कि जो एंगुलर स्पीड है वो हमको फाइंड करनी है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हैंड्स होते हैं उनकी घूमने की स्पीड कैसी होती है कांस्टेंट। अब स्पीड अगर कांस्टेंट है तो फॉर्मूला यहां पे भी क्या लगाया जा सकता है, वही ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन टाइम। तो जो घूमने की स्पीड होती है वो कांस्टेंट ही होती है ना, ऐसा तो नहीं ना कि सर एग्जामिनेशन हॉल में तो जो टाइम होता है वो बहुत तेजी से निकलता है और जब घर पे अकेले बोर होते रहते हैं तो टाइम बहुत धीरे धीरे निकलता है, ऐसा तो नहीं है ना। बिकॉज घूमने की स्पीड अगर कांस्टेंट होती है तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले सेकंड हैंड की बात करते हैं। तो देखिए सेकंड हैंड के लिए हम लोग थीटा का फॉर्मूला तो क्या हो गया भाई 2 पाई कैपिटल एन डिवाइडेड बाय टाइम। अब आप देखें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। सेकंड हैंड की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन सपोज करो मैंने लिया 1, तो सेकंड हैंड को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने का टाइम कितना लगता है वो यहां पे लिखना है। एक रिवॉल्यूशन लिया तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने का टाइम कितना लगता है 60 सेकंड। 60 सेकंड जब हम लोगों ने यहां पे रख दिया तो सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड इज द एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड। ध्यान दें अगर आप यहां पे रिवॉल्यूशन 1 ना रख करके हाफ रिवॉल्यूशन रखते, तो अगर आप n की वैल्यू हाफ रखते ये, तो हाफ रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने का टाइम यहां पे रखा जाता, तो हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में कितना टाइम 30 सेकंड्स। तो जब 30 सेकंड्स रखेंगे सॉल्व करेंगे तो आंसर अगेन पाई बाय 30 ही आएगा। तो रिवॉल्यूशन आप अपने चॉइस से रख सकते हैं, कंडीशन इज दैट कि उसी रिवॉल्यूशन को कंप्लीट होने का टाइम आपको लिखना है, आंसर विल बी सेम। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सेकंड हैंड की बात करें, फॉर्मूला 2 पाई कैपिटल एन बाई टी, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 1 रखा, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने का टाइम 60 सेकंड, आंसर आ गया पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड। बात करते हैं मिनट हैंड की, तो मिनट हैंड के लिए फॉर्मूला बिल्कुल सेम, रिवॉल्यूशन भी अगर मैं एक ही रखूंगा तो मिनट हैंड को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने का टाइम हमको यहां पे रखना पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि मिनट हैंड जब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो टाइम 1 आवर का लगाता है। 1 आवर यानी कि कितने मिनट 60 मिनट्स, और 60 मिनट को भी सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे 60 मिनट इंटू 60, तो कितने सेकंड हो गए 3600 सेकंड। सॉल्व कर लेंगे तो एंगुलर स्पीड कितनी आ जाएगी पाई बाय 1800 रेडियन पर सेकंड इज द एंगुलर स्पीड फॉर मिनट हैंड।
बात करें आर एंड की, तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम, 2 पाई कैपिटल N बाई टी, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 1 रखा, तो रिवॉल्यूशन एक कंप्लीट करने में आर एंड कितना टाइम लेता है, 12 घंटे, 12 आवर्स। तो जो टाइम होगा वो यहाँ पे कितना रखेंगे, 12 आवर्स। सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, पहले 60 में करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक बार और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टाइम जब यहाँ पे रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो एंगुलर स्पीड कितनी आ जाएगी, पाई बाय 21600 रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरह से आप किसी की भी एंगुलर स्पीड फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बेसिस करते हैं। क्या बोला जा रहा है, इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय थीटा इक्वल्स टू a माइनस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, देन फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी। तो देखें थीटा जैसे कि यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट है, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, डी थीटा बाय डी टी करके, यानी कि डिफरेंशिएशन करके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन आपको करना आता होगा, बेसिक मैथ्स में आपने पढ़ा है, समझे। ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी, तो थीटा जो हमको गिवन है वो हमने एज इट इज उठा के यहाँ पे पुट कर दिया। डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, माइनस बी टी का हो जाएगा माइनस बी, सी टी स्क्वायर का हो जाएगा 2ct। तो जो एंगुलर वेलोसिटी हो गई डिफरेंशिएशन करके किस तरह से फाइंड की, माइनस बी प्लस 2ct। चलिए आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle revolving in a circular path completes first 1/4 of circumference in 3 seconds and then next 3/4 of circumference in 5 seconds. Calculate its average angular velocity. Average angular velocity find करना है। पार्टिकल दो पार्ट्स में चलता है, क्या बोला जा रहा है समझ लें हम। 3 सेकेंड में चलता है 1/4, यानी कि अगर यहां से स्टार्ट हुआ तो 3 सेकेंड में वो यहां तक आ जाएगा। नेक्स्ट 5 सेकंड में चलता है वो 3/4 मतलब यहां से ये पूरा 5 सेकंड्स में। तो टोटल सर्कल के लिए एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ये हमको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो फाइंड करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या फॉर्मूला, 2 पाई कैपिटल N, तो 2 पाई फर्स्ट पार्ट में कितना चल रहा है, 1/4, तो N की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4, तो ये कितना हो गया, π/2 रेडियन। वहीं सेकंड पार्ट में यानी कि नेक्स्ट 5 सेकंड में कितना चलता है, 3/4, तो नेक्स्ट पार्ट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो फाइंड कर लेंगे, 2 पाई कैपिटल N, तो 3/4 के लिए यहां पे क्या लिख देंगे, कैपिटल N की वैल्यू 3/4, तो ये कितना हो जाएगा, 3π/2 रेडियन। π/2 रेडियन जो कवर होता है वो कितने सेकंड में, 3 सेकंड में। 3π/2 कितने सेकंड में कवर होता है, 5 सेकंड में। तो जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है वो किस तरह से फाइंड की जाएगी, समझें। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, θ1 प्लस θ2, दिस इज टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम मतलब 3 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड। तो θ1 और θ2 की जो वैल्यू वो यहां पे पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकल करके आएगा। तो ये हो गया इसका फेयर सॉल्यूशन। फर्स्ट 1/4 के लिए θ1 कितना आ गया, π/2, नेक्स्ट 3/4 के लिए θ2 कितना आ गया, 3π/2। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, θ1 π/2 रख दिया, θ2 3π/2, टोटल टाइम कितना हो गया, 3 + 5 यानी कि 8 सेकेंड। तो 2π/8 और π/4 रेडियन पर सेकेंड इज द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं अब लोग नया पैरामीटर एंगुलर एक्सेलरेशन। सिंबल होता है इसका अल्फा। तो जिस तरह से एक्सेलरेशन आप लोगों ने काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यहां हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी अगेन दो टाइप का, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। सबसे पहले बात करें एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की, तो अल्फा एवरेज किस तरह से निकाला जाएगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ω2 - ω1 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल यानी कि t2 - t1। तो क्या लिखा जाएगा, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। अगेन डेल्टा यानी कि लार्ज इंटरवल यूज होता है एवरेज फाइंड करने के लिए। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करेंगे, डेल्टा टी पे क्या लिमिट लगा देंगे, टेंड्स टू 0। तो क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डी ओमेगा बाय डी टी।
आगे देखें, एंगुलर वेलोसिटी अगर टाइम डिपेंडेंट है तो अल्फा निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। पर सपोज करें अगर एंगुलर वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड ना करके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा पे डिपेंड करे, तो फिर अल्फा कैसे निकालेंगे आप समझें। जनरल फॉर्मूला तो क्या है, डी ओमेगा बाई डी टी। इस डी ओमेगा बाई डी टी को हम लोग डी थीटा से मल्टीप्लाई और डी थीटा से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो जब डिवाइड कर देंगे और रीअरेंज करेंगे तो डी थीटा अपॉन डी टी इसको लिख दिया एक साथ, डी ओमेगा और डी थीटा इसको लिख दिया एक साथ। तो डी थीटा अपॉन डी टी तो क्या बन गया, ओमेगा, और डी ओमेगा बाय डी थीटा एक साथ आ गया। तो अल्फा निकालने का ये फॉर्मूला क्या बन गया, अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। कब यूज में लेना है, जब ओमेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करे। ये फॉर्मूला बिल्कुल उसी तरह से है जो काइनेमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एस। और ये जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल उसी तरह से है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। तो ध्यान दें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो बिल्कुल प्रिंसिपल है वो बिल्कुल सेम है, बस पैरामीटर वहां लीनियर थे और यहां पे कॉरस्पॉन्डिंगली एंगुलर पैरामीटर हैं। चलिए बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। फर्स्ट पॉइंट हो गया यूनिट, यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशन हो जाएगी टी माइनस टू। बात करें वेक्टर की तो ये भी एक कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी किसके अलोंग होगी, एक्सिस के अलोंग। अब आप देखें काइनेमेटिक्स और एनएलएम में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जब भी किसी पार्टिकल की स्पीड बढ़ती है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल होते हैं, और जब किसी पार्टिकल की स्पीड कम होती है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट होते हैं। तो यहां पे भी अल्फा की डायरेक्शन हम लोग उसी फंडे से निकाल सकते हैं। कैसे, समझें। मान लीजिए पार्टिकल इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ओमेगा की डायरेक्शन तो आपने राइट हैंड थंब रूल से निकाल ली, ऊपर की ओर आ गई। अब अगर मान लीजिए पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है, घूमते टाइम उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो अल्फा उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ओमेगा है, यानी कि दोनों कैसे होंगे, पैरेलल। वहीं बात करें अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है, पार्टिकल अगर एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है तो ओमेगा तो ऊपर ही है, पर अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो अल्फा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, नीचे की तरफ, पर होगा एक्सिस के लॉन्ग ही। तो सिंपल सा पॉइंट आपको लर्न रखना है कि अगर स्पीड बढ़ती है तो ओमेगा और अल्फा पैरेलल होते हैं, और अगर स्पीड डिक्रीज होती है तो ओमेगा और अल्फा एंटी पैरेलल होते हैं। एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन ये सर्कुलर मोशन में कब मौजूद होगा, जब एंगुलर स्पीड चेंज हो रही हो। क्या यहां पे एक पॉइंट है समझना, इफ अल्फा इक्वल्स टू जीरो यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है, तो मतलब पार्टिकल की जो एंगुलर स्पीड है वो कैसी होगी, कांस्टेंट। जैसे कि मान लीजिए मैंने सीलिंग फैन ऑन किया, अब सीलिंग फैन जब चलना स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में क्या उसकी स्पीड बढ़ती है, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड में चेंज हो रहा है, तो वहां पे अल्फा प्रेजेंट है, तो अल्फा कैसा हो जाएगा, नॉन जीरो। एक टाइम ऐसा आता है कि फैन कांस्टेंट स्पीड एक्वायर कर लेता है, तो जब स्पीड कांस्टेंट हो गई तो उस मोशन में अल्फा क्या हो गया, जीरो। तो जब एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होती है अल्फा जीरो हो जाता है, और इस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जब एंगुलर स्पीड वेरी करती है यानी कि अल्फा नॉन जीरो है, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, तो ऐसे सर्कुलर मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। जितना भी हमने आज स्टडी किया है इसको बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करें। ये कुछ आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं, सॉल्व एग्जांपल्स, बिगिनर बॉक्स 1, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2। तो जो भी क्वेश्चन यहाँ मेंशन है ये आज तक जो हमने स्टडी किया उस पर बेसिस हैं, तो ध्यान रखें डेली का होमवर्क डेली करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।